अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये छोटे मोटे एमसीक्यूज होंगे, कुछ इनमें छोटे होंगे और कुछ इनमें मोटे भी होंगे, कुछ छोटे छोटे होंगे, कुछ मोटे मोटे होंगे, कुछ छोटे मोटे होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज नज़र आ रहे होंगे। आज मैं स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा हूँगा, मैं तो बस मुंह दिखाने जो का रहा नहीं आपको। बहरहाल तो स्क्रीन पे एमसीक्यूज आपको नजर आते जाएंगे और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ में। देखते हैं जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। पहला जी और ये देखें कि चलो मुझे स्टेटमेंट पढ़ने दी। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। गैस की इंटरनल एनर्जी प्राइमरीली डिपेंड करती है किनेटिक एनर्जी पे और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ओनली टी पे क्लिक करना है, ओनली टेम्परेचर पे। यहाँ पे आपकी सूरत के लिए की बनाई हुई है और एमसीक्यूज में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन बाकी ऑप्शंस की निस्बत बोल्ड किया हुआ होगा, मोटा किया हुआ होगा। वो जो बोल्ड किया हुआ है वही जवाब है। तो सेकंड एमसीक्यू में, पीस ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर एट 0 सेल्सियस। टेम्परेचर पानी का और आइस का बराबर है, तो जब आप पानी में 0 सेल्सियस पर पानी है उसी में आप आइस ड्रॉप करेंगे, आइस विल नॉट मेल्ट, बर्फ नहीं पिघलेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हीट का फ्लो होगा उधर को लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, हाई टेम्परेचर की तरफ से। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम है इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, हीट का फ्लो नहीं होगा तो बर्फ नहीं पिघलेगी। तीसरा जनाब ये देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन इसका पहला ही जवाब है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में हिंट के तौर पे लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखें कि केमिस्ट्री की बुक में और फिजिक्स की ही किसी और बुक में साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो सकती है, तो इसका सोल्यूशन डिफरेंट होगा। आपके सिलेबस के लिहाज से ये होगा जवाब जो यहाँ लिखा हुआ है। Q पॉजिटिव, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन देखें सोल्यूशन में जो लिखी हुई है, Q पॉजिटिव हीट इन इज इक्वल टू डेल्टा U पॉजिटिव इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W वर्क पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q माइनस W। अब देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q हीट पॉजिटिव है तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू गैस। ठीक है, स्टेटमेंट में पहली ऑप्शन में यही लिखा है, हमारी इक्वेशन भी यही कह रही है, माइनस W है, जबकि ऊपर ऑप्शन ए में प्लस है लिखा है वर्क। लेकिन ये भी देखें कि वर्क डन ऑन द गैस लिखा है, अगर वर्क डन ऑन द गैस है तो माइनस में होना है, तो यहाँ पे माइनस W लिखिए या प्लस वर्क डन ऑन द गैस लिखें। अगर वर्क डन बाय द गैस होता फिर माइनस में लिखते। ऑप्शन बी में देखिए वर्क डन बाय द गैस है लेकिन प्लस है तो ये गलत हो गया, यहाँ माइनस में आता तो ऑप्शन बी सही था। और ऐसे ही अब आपने ऑप्शन सी और डी पे भी गौर करना है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा ट्रिकी होता है, उस पर ध्यान देना है। चौथा जी, हीटिंग ऑफ अ व्हील ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक लगाएं तो जो टायर गर्म हो जाते हैं वो किस रिलेशन की वजह से है, सी ऑप्शन है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अपीयर्स एज हीट एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। पांचवा जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट नहीं लिखना, ये पहली ऑप्शन है, कैन बी चेंज्ड। क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आ सकती है व्हेन नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर में तब्दीली आ सकती है, तो कैन बी चेंज्ड। मस्ट बी चेंज अगर हो तो वो जरूरी नहीं है, अगर एडियाबैटिकली आप उसके एक्सपेंड या कंप्रेस करेंगे तब चेंज आएगी, आप पढ़े पढ़े थोड़ी आ जाएगी। छठा जी, फॉर बॉयल्स लॉ टू होल्ड गुड, बॉयल्स लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए, वैलिड होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जनाब, आइसोथर्मल। ऑप्शन ए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तब बॉयल्स लॉ वैलिड होगा, होल्ड करेगा। सातवां जी, दो टू सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है
तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, हीट या टेम्परेचर, इसमें से आपने ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हीट है, ऑप्शन बी। स्पेसिफिक हीट दोनों गैसें के लिए डिफरेंट हो सकती है, मोमेंटम दोनों का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैसेज मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट होंगे तो वेलोसिटीज पे फर्क पड़ेगा। अगर सेम एक ही गैस है तो फिर सारे के लिए फिर भी हर एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है दूसरे का, फिर एक गैस का मोमेंटम दूसरी गैस के मोमेंटम से डिफरेंट ही होगा। तो 8वां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर हैं, डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा इनमें स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन होते हैं, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये याद रखना है। 9वां जी, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब एक लिक्विड हीट किया जाता है, रिटेनिंग इट्स लिक्विड स्टेट, शर्त यह है कि वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, तो मॉलिक्यूल्स क्या गेन करते हैं, केमिकल एनर्जी तब गेन करेंगे अगर वो आयोनाइज होंगे। पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है आइडियल गैस की। तो जनाब, और लिक्विड के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर में इजाफा होगा, किनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, दीज विल गेन किनेटिक एनर्जी। तो 10वां जी, 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंटेनर फॉर गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, में आपने थर्मली आइसोलेट करना है, थर्मल रेजर्वायर ढूंढे, इसमें से कौन सा है जो थर्मली आइसोलेट कर सकता है, थर्मस, फ्लास्क और थर्मोस्ट, चाह पाइया का कालया, क्यों कहता बाबा देर तत्ती राजू, ये थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है। 11वां जी, ये ध्यान से देखें, 1 मोल है गैस का, मोनोएटॉमिक गैस का, गैमा की वैल्यू 5/3 ना भी दी हुई हो तो आपको पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू। डायटॉमिक गैस के लिए जनाब ये गैमा 7/5 है। तो मिक्सचर क्या होगा, अगर दोनों का एक एक मोल है तो मिक्सचर के लिए गैमा की वैल्यू इनके एवरेज लेनी है, 5/3 कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, जमा 7/5 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 जवाब आएगा, बी ऑप्शन इसकी होगी। 12वां जी, इनफ्लेटेबल, जिसमें हवा भरी जा सके, वो टायर ब्रस्ट हो गया जी, पाट गया टायर, तो इसके नतीजे में क्या होगा जी, टेम्परेचर क्या होगा, वो एयर उसमें कन्फाइंड होगी, पहले भरी हुई होगी, मजबूरी के आलम में बेचारी कंप्रेस की होगी, जब टायर ब्रस्ट होगा तो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन इसकी। 13 जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी ज्यादा करने का तरीका क्या है कि सिस्टम पर कुछ वर्क करें, इट गेट्स वर्क, इट एब्जॉर्ब हीट, या उसे गर्म करें, बोथ ऑफ दीज हो सकता है, सी ऑप्शन जवाब आ जाएगा। 14वां जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V इंक्रीजेस टू 10p, प्रेशर 10 गुना ज्यादा कर दिया गया है, और द चेंज दैट विल टेक प्लेस, प्रेशर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर ज्यादा करेंगे, जितने गुना प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होगा, प्रेशर जितने गुना ज्यादा करेंगे वॉल्यूम उतने गुना कम होगा, वॉल्यूम विल बिकम V/10, तो प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, कोलिजन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट विल बी गिवन आउट, हीट एक्सपेल कर दी जाएगी, ऑप्शन ए ही है। 15वां जी, कंपेयर अ बर्न, जल गया, बर्नॉल लगाइए, 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी है और 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टीम है, किसकी वजह से जलना ज्यादा डेंजरस होगा, स्टीम वाला ज्यादा डेंजरस होगा, क्यों, पानी जब स्टीम बनता है टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो स्टीम में एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा वो तकलीफ देने वाला होगा, मोर डेंजरस जी, ए ऑप्शन। 16वां जी, डैश चेंजेस अकर जब एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड सडनली, एडियाबैटिक जी, बी ऑप्शन ही है। तो 17 जी, ये देखिएगा ध्यान से, गैस है जिसके लिए फॉर अ गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गैमा गया मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv, Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गैमा, ये 1.5 है, तो इस गैस के लिए कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, ये ट्रिकी सा होता है, इसी स्टेटमेंट में ऑप्शन चेंज भी हो सकती हैं। फिलहाल इसके लिए देखें, सोल्यूशन देखें, आपके लिए कर दिया गया है, गैमा है Cp ओवर Cv, तो Cp एक तरफ रखें, Cp इज इक्वल टू गैमा Cv, तो जनाब Cp इज इक्वल टू गैमा कितना है 1.5। अब दो तरीके हैं, अब देखें हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर भी है, ये जो आपको यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ नजर आ रहा है। अब या तो आप यहीं से Cp की वैल्यू यहाँ पुट करें तो फिर Cv और R का रिलेशन निकल सकता है,
तो फिर उसमें CV आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन में CV और R का जो रिलेशन है वो इस तरह से आप CP की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो नहीं निकलता, तब इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आता। इसलिए हमें ट्रैक चेंज करके दूसरा काम करना पड़ेगा कि CP इज इक्वल टू 1.5 CV की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। CV इज इक्वल टू CP ओवर 1.5, तो CV इज इक्वल टू 1/1.5 करें 0.67 CP, तो CV की वैल्यू पुट करें इस रिलेशन में। CP माइनस CV इज इक्वल टू R में CV की वैल्यू पुट करें तो CV की जगह पे आ जाएगा 0.67 CP, तो CP कॉमन आ गया 1 माइनस 0.67, ये आ गया 0.33 CP इज इक्वल टू R, तो CP इज इक्वल टू 0.33 दूसरे पास से जाके बटे के नीचे आ गया तो 3R बन गया। CP इज इक्वल टू 3R बन गया जी। तो जनाब ये B ऑप्शन बन गई, इतना काम था। तो दूसरी तरफ से आप इसको ट्रैक करेंगे, CP इज इक्वल टू 1.5 CV, CP की वैल्यू पुट करेंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R में, तो फिर CV और R का रिलेशन निकल आएगा। 18वां जी, दो गैसेस हैं जनाब, हैविंग सेम प्रेशर, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम है, मिक्स कर दी गई है किसी टेम्परेचर T पे। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। क्यों? दो गैसेस मिक्स की गई हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गए। और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बाय यूजिंग किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप देख सकते हैं बुक पे, वे प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो P इज इक्वल टू 2n/3V इंटू 1/2mv स्क्वायर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, दो गैसेस हैं जी, तो सेम वॉल्यूम है उनका, मिक्स कर दी गई हैं तो वॉल्यूम डबल होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम नहीं डबल हुआ तो प्रेशर डबल हो जाएगा। 9वां जी, 19वां, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? CP ओवर CV इज इक्वल टू गैमा, ये भी सही है, और C ऑप्शन CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये भी ठीक है। तो D ऑप्शन है, A एंड C दोनों ही ठीक है, B ऑप्शन नहीं ठीक। तो 20वां जी, इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड तो इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, C ऑप्शन। 21वां, in which of the following processes the system always return to the original state, ओरिजिनल स्टेट में आता है साइक्लिक प्रोसेस भी, और वो कोई भी हो सकता है, आइसोबारिक भी, आइसोकोरिक भी, एडियाबैटिक भी, बहरहाल इनमें से किसी में भी ये जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट में ऑलवेज रिटर्न, ये जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल स्टेट पे आए, तो नन ऑफ दीज आएगा इसमें। 22वां, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होता है? राइजेस, बी ऑप्शन जी। 23वां, अगर बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम गैस का इंक्रीज कर दिया जाए 2 टाइम्स, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो प्रेशर क्या होगा? C, P का P रहेगा, C ऑप्शन है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब ही वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। 40 ला। तो 24वां जी, 24th, इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी पर मोल हो या इंटरनल एनर्जी वैसे ही हो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। 25वां जनाब, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच अकाउंट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है जनाब? इज वैलिड, किस रिलेशन के लिए वैलिड है जनाब? ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आमतौर पे आइसोथर्मल प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, एडियाबैटिक के लिए रिवर्सिबल होना जरा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल दोनों के लिए ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड होता है। तो C ऑप्शन है, इन ईदर ऑफ द अबव टू। 26वां क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हीट नीदर एंटर और लीव द सिस्टम। नहीं, इसका स्पेशल केस तो है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली, इसके अलावा भी कुछ कहता है। ये कहता है हीट आ भी सकती है, जा भी सकती है, हीट इज कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट इज कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, C ऑप्शन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होना बताता है, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना एंड वाइस वर्सा बताता है। 27 ऑप्शन इसका मतलब है 26वें का सही है। 27वां जी, इन साइक्लिक प्रोसेस, एक और बात भी याद रखें कि MCQs टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये बाउंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपने 4 ऑप्शन में से बेस्ट पॉसिबल मैच ढूंढना होता है। तो बाद का जो ऑप्शन ज्यादा बेहतर होती है वो एग्जैक्ट जवाब नहीं भी होता, लेकिन वो बाकियों की निस्बत ज्यादा बेहतर होता है। अंधों में काना राजा वाला साहब ढूंढना है आपने बस। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि सिस्टम वापस इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल स्टेट पे आ जाता है वापस। 28वां,
0 केल्विन टेम्परेचर पे कौन सी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी? किनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली ए ऑप्शन। थर्मस फ्लास्क को पॉलिश कर दिया गया, वैसे आप ना भी करें तो भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर किया है तो उसका मकसद यही है क्योंकि बेसिकली हमने ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, ये थर्मली आइसोलेट करने के लिए है, तो इसका मकसद ये होगा, डी ऑप्शन बेहतर है, टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड, के कोई भी रेडिएशन कोई भी हीट अंदर ना जा सके, वापस करने के लिए इसको पॉलिश किया जाता है, टू मेक अट्रैक्टिव वगैरह वगैरह नहीं, साइंस में इसकी अट्रैक्शन वगैरह से हमें कोई गर्ज नहीं है, चमक का भी हमें कोई मसला नहीं है। 30th, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 31वां देखिए जनाब, कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 300 केल्विन, इन ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन इंजन ड्रॉज 1000 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एट 600 केल्विन। आप देखिए हॉट बॉडी का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर है 600 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन वर्क होता है जनाब फला फला। एफिशिएंसी मालूम करें तो आप देखें यहाँ पे जो 1000 जूल वर्क है ना, वो सिर्फ डिसीव करने के लिए है। एफिशिएंसी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से निकल आएगी 1 - T2/T1, 1 - 300/600, 50% जी, बस। 32वां जनाब बेआली, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, ध्यान से देखिए जरा, कार्नोट इंजन की सेम एफिशिएंसी है जब वो काम करता है 100 और 500। जो कम टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का है सिंक का, जो ज्यादा टेम्परेचर है हॉट बॉडी का है 500, 100 और 500, T2 है 100, T1 है 500। और दूसरे दो टेम्परेचर दिए गए T एंड 900, तो दूसरे पेयर में 900 हॉट बॉडी का है, जो पहले आ रहा है वो कोल्ड बॉडी का है, T मालूम कीजिए। एफिशिएंसी दोनों केसेस में, दोनों पेयर ऑफ टेम्परेचर के लिए सेम है, तो ऐसा करेंगे पहले 100 और 500 की एफिशिएंसी मालूम करें। ईटा इक्वल टू 1 - 100/500, ये आ गई जनाब आली 4/5 आ गई एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी इस्तेमाल करें दूसरे पेयर के लिए, ये देखिए यहाँ पे इस जो भी हाईलाइट किया वो स्क्रीन पे है, ये एफिशिएंसी 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T है बटा हॉट बॉडी का 900 है, तो यहां से आप T निकालेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगी 180 केल्विन। तो एक पेयर ऑफ टेम्परेचर्स से आपने एफिशिएंसी निकाल के दूसरे में एफिशिएंसी पुट करेंगे, टेम्परेचर निकल आएगा। A frictionless heat engine can be 100% efficient only if its exhaust temperature is 0 केल्विन। ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तब एफिशिएंसी 100% होगी। अब अगर कोई कहे कि जनाब एफिशिएंसी कैन बी 100%, सिर्फ इतना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो इफ एंड ओनली इफ 0 केल्विन टेम्परेचर होगा कोल्ड बॉडी का, तब ये एफिशिएंसी 100% हो सकती है। और रेफ्रिजरेटर कैन प्रोवाइड एनर्जी। आप देखिए रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस है। हीट इंजन में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, तो हमें वर्क मिलता है, मतलब एनर्जी मिलती है। रेफ्रिजरेटर में तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट पहुंचाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, तो रेफ्रिजरेटर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है अगर ये रिवर्स प्रोसेस चलाया जाए। रेफ्रिजरेटर का रिवर्स है हीट इंजन, तब ये हमें एनर्जी दे सकता है। तो इसका बी ऑप्शन जवाब है। 35वां जी, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिनाई करता है किस बात में? बी ऑप्शन, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। 36वां जनाब 36 क्या है? सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? अब देखें, ये हीट इज नीदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, ये स्टेट मिलती जुलती बात है ऑप्शन ए की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि हीट एनर्जी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं कहता। बी ऑप्शन देखें, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइडिया देता है। सी ऑप्शन, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, हाँ जी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। डी ऑप्शन मैकेनिकल, तो ए बी और डी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड है। सी ऑप्शन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। 37 जी, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है? बाउंड्री कंडीशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है कि हीट वर्क में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बट बाउंड्री कंडीशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। 38 जी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 0 कब होगी? 0 केल्विन पे, यानी -273 सेल्सियस पे। 39 आइडियल गैस लॉ क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, ये ठीक है, और PV इज इक्वल टू NKT, ये भी ठीक है, ए और बी, क्योंकि ये nRT से ही मॉडिफाई करके NKT बनता है। तो डी ऑप्शन बेहतर है, बोथ ए एंड बी। ज्यादा जोश में, इकबाल का शेर है ना कि मकाम में वो क्या है, मुझे शेर ही भूल गया, कि मुझे याद करने दे जरा। मकाम अकल से आसान गुजर गया इकबाल,
मकाम शौक में खोया गया वो फरजाना। तो जनाब ज़्यादा आसान ऑप्शन देख के भी हमें बौंदड़ नहीं जाना, मतलब रौला नहीं डाल देना या ज़्यादा जोश में नहीं आ जाना, ज़रा माइन्यूटली देख लेना है। ये नहीं कि फटाफट PV=NRT पे टिक करके कहिए अगले और कौन सा हो सकता है। बेहतर ये है कि एक दफ़ा थॉरली देखें। जो ज़्यादा आसान सवाल होता है और जो ज़्यादा मुश्किल सवाल होता है दोनों ही खतरनाक होते हैं, दरमियाना सा बस सही होता है। 40वां, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पे किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नॉट एप्लीकेबल। देखिए किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई होती है मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन पे, उस रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पास्टुलेट्स एप्लीकेबल हैं कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके लिए भी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली जो गैस है या फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे ये एप्लीकेबल है, बाउंड पे नहीं है क्योंकि उसमें वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, टकरा नहीं सकते। 41 जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिट क्या है, जाउल पर मोल पर केल्विन। सी ऑप्शन सौखा ये था। 42 जी, फॉर एन आइडियल गैस PV=XT। एक्स क्या है, एक्स क्या है NR, आर कांस्टेंट है, N है नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जी। 43, जनरल गैस लॉ PV/T कांस्टेंट। तो PV=NRT, T इधर ले आए, PV/T इज इक्वल टू NR यानी कांस्टेंट। किसके लिए एप्लीकेबल है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसो बारिक, सब के लिए। तो सी ऑप्शन आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। 44 जी, टेम्परेचर इज प्रॉपर्टी जो बताएगा आपको कि हीट का फ्लो किधर को होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, ये बताएगा हमें। 45, ये जरा ट्रिकी सा है, ध्यान से जरा ज़्यादा जोश में नहीं आना। मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हीट इंजन की कितनी होगी जब वर्क कर रहा है 400 सेल्सियस और 100 सेल्सियस के दरमियान। तो 1 - 100/400 नहीं करना। हॉट बॉडी का टेम्परेचर 400 सेल्सियस है, कोल्ड बॉडी का 100 सेल्सियस है। ये सेल्सियस में इनको केल्विन में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी, फिर 45% निकलेगी। 46 जी, kinetic energy per unit volume of a gas in is n times the pressure। तो जनाब ये कितना आएगा, वैल्यू ऑफ n कितनी है जनाब, 1/5 है। ये जो गैस का प्रेशर है आपकी बुक में जो टॉपिक है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां से आप निकाल सकते हैं किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किनेटिक एनर्जी प्रेशर इज इक्वल टू 2n/3v है। तो किनेटिक एनर्जी बटा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है जनाब आली, तो ये 2/3 दूसरी तरफ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब है जनाब 1.5। अच्छा जी, तो 47 क्या है, PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ट्रू फॉर बोथ, दोनों पहले भी आगे रिपीट हो गया जी। 48 क्या है, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिहेव लाइक। अब ये जरा ट्रिकी सा है, यहाँ पे तो हमने ये सारी डिस्कशन इलास्टिक इनइलास्टिक वगैरह देखी नहीं, लेकिन ये पता है हमें किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पास्टुलेट्स में कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कोलिजन करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वैसे नहीं करते। और उनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि वो लचकदार नहीं है, हार्ड बॉल्स हैं, स्मूथ हैं, तो इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन बी जवाब आएगा। इसके थोड़े थोड़े रूट आपको चैप्टर 3 से उठाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के। 49, तो एमसीक्यूज करते हुए आंखें खुली रखा करें, कान बंद रखा करें, सज्जे खब्बे देखें ना, बात सुने ना और किसी की परवाह करें। 49 जी, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैस के मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। अच्छा ये तो हो गया जी। 50, प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी गैस का प्रेशर जो है ये क्या है, बी ऑप्शन। एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज की बजाय मीन का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, बहरहाल जो भी हो आपने वही चूज करना होता है। 51, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सोर्स और सिंक के दरमियान टेम्परेचर का फर्क होगा तब ये काम करेगा। अगर हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फ्लो नहीं हो सकेगा, हीट का वर्क भी नहीं होगा। तो 52, व्हेन एनर्जी गोज फ्रॉम ऑर्डरली फॉर्म टू लेस ऑर्डरली फॉर्म, अरेंज्ड एनर्जी से लेस अरेंज्ड एनर्जी की तरफ हीट का फ्लो होगा, यानी ऑर्डर्ड फॉर्म से लेस ऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ होगा।
तो ये क्या होगा, एनर्जी में तब्दीली आएगी, तो इन दी एंड आपको थर्मल एनर्जी यानी हीट मिलेगी। सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, जब हीट कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, रैंडम मोशन ज़्यादा होगी। जब बेतरतीबी ज़्यादा होगी तो लेस ऑर्डर तरतीब कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो थर्मल एनर्जी की शक्ल में आपको एनर्जी हासिल हो जाएगी। यानी हीट का फ्लो हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द कोल्ड बॉडी। तो 53 नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने n से 3n कर दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 गुना कर दिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3 गुना हो जाएगा। 54 व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ए ऑप्शन। 55 कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है 50%, सिंक का टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 27 सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर सोर्स का टेम्परेचर मालूम करेंगे केल्विन में, फिर उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 273 माइनस करके, फिर सी ऑप्शन जवाब आएगा जनाब। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो जनाब ये क्या है, ये कहता है जनाब कि क्वीन पी वी इक्वल टू आर टी इज वैलिड फॉर, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, ऑप्शन बी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये 11 चैप्टर के एमसीक्यूज थे, फिर मिलेंगे किसी और एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।